अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं रमज़ईम। आगाज करते हैं यौम दिफा की पुरवकार तकरीब से, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया। साथ ही दुश्मन पर वाज़े कर दिया कि पाक फौज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार है। दुश्मन हमारी आन पसंदी को कमजोरी ना समझे। ये भी कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इस मामले में हम किसी लचक का मुजाहिरा नहीं करेंगे। आर्मी चीफ के मुताबिक हम पर 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत की गई है। हम हाइब्रिड वॉर में भी कामयाब होंगे। मजीद क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। 23 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। मेरे सामने शोहदा के अहले खाना मौजूद हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं। मुमलिक पाकिस्तान और अजीम पाकिस्तानी कौम एक अलहदा इस्लामी तशख़्ख़ुस के नज़रिए की अलंबरदार हैं। हमारे दुश्मन इस शनाख्त को मिटाने के लिए लगातार साजों का जाल बुनते आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और कौम ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर इनकी हर चाल को नाकाम बनाया है। मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। इस जंग को जीतने में भी इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। खास तौर पर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद खित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। इनके इस कौल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चुकन्ना और बाखबर हैं, और इंशाल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार है। अपनी कौम और दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज कहते हैं दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया है कि हम अमन पसंद हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ने बड़ा क्लियर वाज़ेह साफ से बता दिया कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन हमारे अमन को हमारी कमजोरी मत समझें, और हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और हमने ये देकर दिखाया है। इसलिए मेरे ख्याल में ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जनरल बाजवा ने बड़े बाशबाब अल्फाज में इंडिया को वार्न किया है कि कश्मीर के ऊपर भी हमारा स्टांस कल भी यही था। बाय बाय कौम को जो पैगाम था, जो सारग वो कहते थे, आज भी हमारे लिए वो वही अहमियत रखते हैं, हम इसको पीछे नहीं हटेंगे। 6 सितंबर मुल्क की दिफा की खातिर लाजवाल कुर्बानियाँ पेश करने वाले पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जुर्रत और जवाबर्दी की दास्तान रकम करने वालों को एजाज़ात से नवाजा। रावलपिंडी से उस्मान खान की रिपोर्ट। यौम दिफा और यौम शुहदा के मौका पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पाक धरती की हिफाजत के लिए नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ पेश करने वाले बहादुर अफसरों और जवानों को सलाम पेश किया। शुहदा और गाजियों को फौजी एजाजात भी दिए गए। शुहदा के मेडल्स उनके अहले खाना ने वसूल किए। अजीम रुतबा और दर्जात पाने वालों के वरसा आबदीदा भी हो गए। PR के मुताबिक 40 अफसरान को सितारे इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 24 अफसरों और जवानों को सितारे बसालत मिला। आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा करने वाले एक जवान को यूनाइटेड नेशन अवार्ड दिया गया। तकरीब में शुहदा और गाजियों के अहले खाना के साथ पाक फौज के हाजिर सर्विस अफसरान और सिपाहियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। वतन पर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूत कौम के असल हीरोज़ हैं। 65 का जज्बा आज भी जिंदा है। दुश्मन ने कोई जारहियत की तो खाक में मिला देंगे। यौम दिफा पर सदर और वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम। शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने भी कौमी हीरोज़ को सलाम पेश किया। सितंबर की सुबह भारत ने लाहौर की जानिब से पाकिस्तान पर हमला कर दिया। वो कहते थे कि सुबह का नाश्ता लाहौर में ही करेंगे, मगर वो भूल गए कि इस वतन के मुहाफिज कौन हैं।
लाहौर में पाक फौज की सिर्फ एक कंपनी, जी हाँ सिर्फ एक कंपनी ने भारतीय बुज़दिल फौज की पूरी एक रेजिमेंट को 9 घंटे तक आगे ना बढ़ने दिया। सितंबर की सुबह तुलू होते ही पाक फिजाइया ने भारत के 25 तैयारे तबाह जबकि 7 नाकारा कर दिए। पाक फिजाइया को सिर्फ 3 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। इसी दौरान MM आलम ने दुश्मन के एक ही वक्त में 5 तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। शाम ढलते ही पाकिस्तान नेवी दुश्मन की तरफ तेजी से बढ़ी। समंदरी मुजाहिदों ने कराची से पौने 200 मील दूर दुश्मन का ताकतवर तरीन अड्डा द्वारका तबाह कर डाला और 12 घंटे से भी कम वक्त में मिशन मुकम्मल करके वापस आ गए। इस जंग में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक भारत के 110 तैयारे तबाह जबकि 19 नाकारा हुए। जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 30 तैयारों का नुकसान उठाना पड़ा। भगोड़ा भारत 17 रोजा जंग में 20 टैंक और इतनी तोपें छोड़ गया कि वो 2 रेजिमेंट के लिए काफी थीं। यूं पाक अफवाज ने अपने से 5 गुना बड़ी फौजी ताकत को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। 65 की जंग में पाकिस्तान को तरनवाला समझकर चढ़ाई करने वाले दुश्मन को पाक फौज और अवाम ने मिलकर इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन के लिए आज भी खुला पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो फैंटास्टिक टी का मज़ा ज़रूर चखाएंगे। इस्लामाबाद से अरहम खान रिपोर्ट करेंगी। 1965 में भारत ने पाकिस्तान के दिल लाहौर पे कब्जे के लिए अहमकाना जारियत की तो पाक फौज के साथ मिलकर पूरी कौम ने भारतीय फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर भारत दोबारा नापाक मुहिमजोई करता है तो पाकिस्तानी कौम का जज्बा और जवाब क्या होगा, आइए जानते हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार की बिल्कुल जुर्रत ही नहीं होगी। वक्त अगर आ गया तो सबसे पहले हम पाक फौज के निशाना बचाना चलेंगे। बीइंग अ मुस्लिम हमारी बेसिक टीचिंग्स में है जिहाद का, तो जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो तो वी शुड रिटेलिएट। अगर इंडिया ने हमला किया तो हो सकता है कि इस ज़मीन पे इंडिया बचेगी, ना सिर्फ पाकिस्तान ही रह जाए। 1965 में तो हम एटॉमिक पावर भी नहीं थे, लेकिन अब है और वो हमने शादियों पे चलाने के लिए नहीं रखा हुआ। इंडिया वालों, अभिनंदन का तो हाल याद है ना, जैसे हमने उसके साथ किया था। ठीक है, अगेन अगर रिपीट हुआ तो हम हर महाज पे जंग करने के लिए तैयार हैं। हर पाकिस्तानी पुरजोश और पुरअज़्म है कि 65 के सबक से 2019 के अभिनंदन सॉन्ग द टी इज फैंटास्टिक तक पहुंचने वाला सिलसिला अभी थमा नहीं। भारत जब चाहे अपने अहमकाना शौक पूरे कर देखे, लग पता जाएगा। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। यौम दिफा के मौके पर शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात जारी हैं। तुरबत में मेजर जवाल शहीद की कब्र पर सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से गुलदस्ते रखे गए। मजीद जानते हैं तुरबत में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी बिल्कुल, आज पूरे पाकिस्तान में यौम दिफा पाकिस्तान इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और आज का दिन ख़ुसूसी तौर पर हम इस वक्त मौजूद हैं तुरबत में, जहाँ पर तुरबत के बेटे मेजर जमाल शहीद जो है उनका आज उनकी तकरीब ख़ुसूसी तौर पर उनके मज़ार पर तकरीब मुनक़्क़िद की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है यहाँ पर सदर पाकिस्तान, आर्मी चीफ और IGFC बलूचिस्तान साउथ और उसके साथ साथ जो कमांडेंट स्काउट हैं उनकी जानिब से यहाँ पर फूल चढ़ाए गए और फातिहा खानी की गई है। एक पुरवकार तकरीब यहाँ पर मुनक़्क़िद की गई है और शहीद जो है उसको भरपूर अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया है। जंगे सितंबर में पाक फिजाइया ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने F-86 सेबर, 104 स्टार फाइटर और B-57 कैनबरा तैयारों के साथ हिस्सा लिया। पाक फिजाइया के शेर दिल जवानों ने भारत के हंटर्स, MiG-21 और पोलैंड गनार्ड का भरपूर मुकाबला किया।
दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग 1965 में चविंडा के मकाम पर लड़ी गई, जहां भारतीय फौज भगोड़ा बनी। यहां आपको यह भी याद दिला दें कि पाक बहरिया के जहाज फ्लोटिला ने द्वारका में भारतीय नेवी अड्डे को नीस्तो नाबूद कर दिया था। ये तो थी कल की बात, लेकिन आज भारत, ओ भारत, अगर मैली आंख उठाई तो चील कब्बों को खिलाएंगे। पाकिस्तान ने बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल बनाने की सलाहियत हासिल कर ली और पाकिस्तान ही दुनिया का सबसे छोटा एटम बम बनाने वाला वाहिद मुल्क बन चुका है। 2200 किलोमीटर तक मार करने वाला अबाबील बैक वक्त मल्टीपल टारगेट को निशाना बना सकता है। हाइड्रोजन बम की जरूरत नहीं, तबाही ऐसी के। और अब बात हो जाए शाहीन 3 की, जिसका कोई सानी नहीं। 2750 किलोमीटर की मार के साथ भारत की नींदें उड़ाने वाला JF-17 थंडर। ये तैयारा 55,000 फुट की बुलंदी तक 1500 मील फी घंटा की रफ्तार से ज़ायद परवास कर सकता है। और अब आखिर में हाजिर है ये बुर्रा, जो बगैर पायलट रिमोट कंट्रोल के जरिए कभी भी कहीं भी अपने हदफ को निशाना बना सकता है। यौम दिफा पर ऐवान सदर में एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। सदर मुमलिकत ने फ़ौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात दिए। सदर आरिफ अलवी ने विंग कमांडर नुमान को सितारे जुर्रत से नवाजा। ग्रुप कैप्टन राना इलियास हसन को सितारे बसालत से नवाजा गया। कैप्टन जुनेद इरफान अब्बासी शहीद को बाज़ अज़ शहादत सितारे बसालत अता किया गया। सदर मुमलिकत ने एयर वाइस मार्शल ज़फ़र असलम को सितारे बसालत के एजाज़ से नवाजा। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची पैकेज से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में वफाक का हिस्सा 62% और सिंध का 38% है। आवाम से सच बोला जाए और इस मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। कराची का कर्ज उतारने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे ये कहा कि देखें, ये उस बहस में पड़ जाएंगे कि ये देखो जी, ये तो वफाक ने ज्यादा पैसा लगाया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम उसके अंदर ऐलान के अंदर ये बताते नहीं कि वफाक क्या कर रहा है, सूबा क्या कर रहा है। हम अवाम के सामने ये रखते हैं कि ये हम काम करने जा रहे हैं और मुश्तरका तौर पर करने जा रहे हैं। हमने तो इस बात पे इत्तफाक कर लिया। उसके बाद मुझे एक क्लिप भेजा गया, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि इस 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है, तो वफाक तो सिर्फ 300 अरब दे रहा है। क्योंकि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ने एक बात की है, इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके सामने हम आए। टोटल जो परसों फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी, उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। हमारी तरफ से तो 1100 अरब सारे का सारा सूबा लगाना चाहते, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। ये शहर जो है वो 90% से ज्यादा सिंध की हुकूमत के रेवेन्यूज देता है। हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हमें ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम सिंध की हुकूमत से ज्यादा कर रहे हैं। सिर्फ सच बोलिए। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ इस बात को भी जरा जहन में रख लीजिए कि ये नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, ये नहीं होगा कि हकायक को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर सिंध और वफाक फिर आमने सामने आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से समा को दिए गए इंटरव्यू ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर असद उमर को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करना पड़ गई। बिलावल भुट्टो का समा को इंटरव्यू में कराची के लिए फंड्स पर क्या कहना था, पहले वो आपको दिखाते हैं। आज वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल ऐलान किया, कराची पहुंच के जो कराची में मंसूबे हैं कराची की डेवलपमेंट के लिए, उसमें सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और ये अच्छा शुरुआत है कराची की डेवलपमेंट के लिए।
इसी पर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, कराची पैकेज के ऐलान को सिर्फ एक ही दिन गुजरा है, अभी से तनाज़ात शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी कुछ और दावा कर रही है और पीटीआई कुछ और। फंड्स का आखिर मामला क्या है? जी बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ने कल हमसे बात करते हुए ये तस्दीक की थी कि 800 अरब सिंध हुकूमत दे रही है, ये दावा किया था। आज असद उमर ने कहा कि सिंध हुकूमत गलत बयानी कर रही है, 62% यानी 750 अरब वफाकी हुकूमत का फंड है। तो ये नया तनाजा खड़ा हो गया है। हमने कुछ देर पहले सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा से बात की है, तो सिंध हुकूमत अपने जो गुज़िश्ता रोज का मौक़िफ़ है उस पर डट गई है। सिंध हुकूमत का कहना है कि जो 1100 अरब का पैकेज कराची के लिए दिया गया है उसमें से 802 अरब के जो लीड है वो सिंध गवर्नमेंट की है और सिंध गवर्नमेंट उन मंसूबों पर खुद से काम जो है वो कर रही है। तो ये नया तनाज़ा शुरू हो गया। अभी तक पैसे जारी नहीं हुए। पैसे जारी होने से पहले ही सिंध और वफाक आमने सामने आ गए हैं। दोनों जानिब से, एक जानिब वफाकी वजीर असद उमर है जो बिलावल भुट्टो के दावे को गलत करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि झूठा दावा है, हकायक को गलत पेश किया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि जो 1100 अरब का पैकेज है उसमें से 802 अरब रुपए सिंध हुकूमत के हैं और वफाक ने 298 अरब रुपए कराची पर लगाए हैं। तो यानी ये तनाज़ा नया शुरू हो गया है कि कराची में जो 1100 अरब का पैकेज का ऐलान हुआ है वो पैसे कहाँ से आएंगे। इस वक्त सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत जो कुछ दिन से पहले एक साथ बैठी थी, काफी अरसे बाद कराची की तरक्की के लिए बातें हुई, लेकिन अब एक मरतबा फिर आमने सामने है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम 800 अरब खर्च कर रहे हैं, जबकि वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि जो 1100 अरब का पैकेज है उसमें से 62% यानी 750 अरब हमारे हैं। तो ये नया तनाज़ा शुरू हो गया। पैसे जारी होने से पहले ही एक ये नया फटा पड़ गया है। जी ठीक है संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह बिलावल की जानिब से ये कहा गया कि पैकेज में सिंध हुकूमत के 800 अरब के मंसूबे हैं, जबकि वफाक ने कराची के लिए 300 अरब दिए, तो इस पर जब आज असद उमर की वजाहत आई है तो कोई रद्द अमल पीपल्स पार्टी की जानिब से आया है? देखिए, इब्तदाई तौर पर पीपल्स पार्टी की जानिब से रद्द अमल नहीं आया। हमने उनसे वज़रा से बात की है, वो पार्टी पॉलिसी के तहत इस मामले पर बयान देने का कह रहे हैं। कुछ देर के बाद वो कह रहे हैं हम बाज़ाब्ता तौर पर इसका जवाब देंगे, लेकिन इब्तदाई तौर पर वो उनका दावा है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता रोज समा से इंटरव्यू में बात की है वो बात पर हम कायम हैं। सिंध हुकूमत 800 अरब रुपए कराची की तरक्की के लिए दे रही है। जो 1100 अरब का पैकेज है उससे वफाक के 300 अरब है। तो ये एक नया तनाज़ा फिर शुरू हो गया है। सिंध हुकूमत का कहना है कि जो अहम मंसूबे हैं जिसमें सर्कुलर रेलवे हो या मास ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं उनको सिंध गवर्नमेंट लीड कर रही है और वर्ल्ड बैंक के कुछ लोन उसमें हमें मिलने हैं। तो वफाक अब जो है वो ये कहना है कि 750 अरब हमारे हैं। तो पैसे जारी होने से पहले ही सिंध और वफाक आमने सामने आ गए हैं। जी और संजय, जब असद उमर की जानिब से वजाहत की गई तो उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि सच बोलिए, जो बात है वो बताइए, और पीपल्स पार्टी वालों को ये भी कहा कि खुदारा सियासत को अलग रखें, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, असद उमर ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें यही कहा कि गुज़िश्ता रोज से पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ वज़रा या सोशल मीडिया पर 800 अरब की बातें चलाई जा रही थी, लेकिन हमने खामोशी इख्तियार की। हमने कहा ठीक है, लेकिन जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इंटरव्यू देखा तो आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये जवाब देना समझा ताकि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी हो। असद उमर का कहना था कि जो ठीक है संजय, साथ रहिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं आजिज़ धामरा साहब। आजिज़ साहब, हमने गुज़श्ता रोज़ देखा काफ़ी खुश उसलूबी से मामलात आगे बढ़े, कराची वालों की ये उम्मीद थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब की जानिब से एक बयान दिया गया और असद उमर की जानिब से उस पर बयान आया। तो क्या समझते हैं किस तरह चलेगी आगे बात? ऐसे देखें, पहली बात यह है कि मौजूदा जो सरकार है ये सिर्फ झूठों पे बिलीव करती है और हर अच्छे काम को कंट्रोवर्सी में ये लेके जाते हैं। डे फर्स्ट में हमने यही सोचा था कि जिस तरह इन्होंने कराची के अवाम से वादा किया था 162 अरब रुपए देने का, उसको 1.5 साल गुजर गया, 62 रुपए भी ना मिल सके। ये ऐसा पैकेज उन्होंने अनाउंस किया जिसके लिए जो ऑनगोइंग स्कीमें हैं, जिसने सूबे के पैसे उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जाहिर वो बात अगर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की तो उसने क्या बुरा कर दिया, मगर इनको काम करना नहीं है।
ये बहाने ढूंढ रहे हैं। और असद उमर की तो मैं क्या बात कहूँ, वो खुद झूठों के सरदार हैं और नाकाम वजीर खजाना थे, उनको तो खुद पनिश करके हटा दिया गया था। अब उनकी ये सिर्फ बादशाह सलामत के सामने अपने नंबर। ठीक है आजिज साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, बेहद शुक्रिया। सिंध हुकूमत ने इफ्तिखार शलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद में सफदर अली, सक्खर में निसार अहमद मेमन और लाड़काना में वली मोहम्मद बलोच एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए गए। सिंध के तमाम अजला में डेप्यूटी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। सोसाइटी और सियासी रहनुमाओं के अरमानों पर पानी फिर गया। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 21 के अफसर इफ्तिखार शेलवानी को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इफ्तिखार शेलवानी इससे पहले कमिश्नर कराची और 15 रोज से सेक्रेटरी बल्दियात हैं। कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इन अजला के डिप्टी कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया है। देही आबादियों पर मुश्तमिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची के लिए गवर लिगारी को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद में सफदर अली, सक्खर में निसार अहमद और लाड़काना में वली मोहम्मद बलोच को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर के लिए शहजाद अफजल को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैदराबाद के लिए डिप्टी कमिश्नर को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया है। बाकी तमाम अजला में भी डिप्टी कमिश्नर्स को एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किया गया है। संजय साधवानी, समा, कराची। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली ज़ैदी कहते हैं शुक्र है कल बिलावल भुट्टो जरदारी भी सड़कों पर निकले, सब मिलकर ही कराची और सिंध के हालात बेहतर बना सकते हैं। वफाकी हुकूमत दीगर अजला में भी सिंध हुकूमत की मदद करना चाहती है, लेकिन कम विजन और इख्तियार रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर रुकावट बना हुआ है। MQM के अमीनुल हक ने कराची में दुरुस्त मर्दमशुमारी का मुतालबा किया। समा ने मसाइल की निशानदही की, विफाक ने नोटिस ले लिया। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली ज़ैदी कहते हैं शुक्र है बयानबाजी कम हुई, बिलावल भी सड़कों पर निकले। सिंध के दीगर अजला में विफाक की मदद में क्या रुकावट है ये भी बताया। अगर आप कराची के एडमिनिस्ट्रेटर एक 21 ग्रेड का अफसर लगाते हैं, DMG ऑफिसर, तो ये बाकी जिलों में जो आप एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहे हैं ये फिर 17, 18, 19 ग्रेड के मत लगाएं, उनको भी इतनी ही स्ट्रेंथ दें, वहां भी 21 ग्रेड का एक ऑफिसर लगाएं। आप चाहते हैं कि अगर फेडरल गवर्नमेंट आपकी मदद करे तो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर भी आपको तगड़े 21 ग्रेड के ऑफिसर लगाएं। विफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक का कहना था कराची पैकेज किसी का एहसान नहीं बल्कि कराची वालों का हक है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में कल उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। हमारी ख्वाहिश होगी कि कराची के अवाम को सही तौर पे गिना जाए। आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब की क्या ऑब्जर्वेशन थी, कराची की आबादी 3.5 करोड़ है और तमाम NGO हत्ता के जो सेनेट में मेरा ख्याल ताज अदर साहब का अपना बयान मौजूद है कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। अमीनुल हक कहते हैं MQM और PTI के दरमियान होने वाले MOU पर अमल दरामद की जरूरत है। सिंध के तमाम शहरों के मेयर्स को एक जैसे इख्तियारात मिलने चाहिए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि कराची में नालों के अतराफ रहने वालों का मुतबादिल बंदोबस्त होने तक घर नहीं गिराए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला और वजीर बल्दियात को कह दिया अवाम की खिदमत करना होगी। हालिया बारिशों में तबाही के मनाजिर पेश करते कराची के मकीनों ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी हुकूमत और पार्टी की साख्त बचाने के लिए मैदान में आ गए। बिलावल भुट्टो ने जिला मलिर और गरबी के बाद आज तीसरे रोज जिला वस्ती का दौरा किया। जियाले रहनुमा की आमद पर कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया और नारे भी लगाए। KDA चुरंगी पर कारकुनान से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बारिशों से नुकसानात हुए, वजीर आला और वजीर बल्दियात साथ लेकर आया हूँ, इनको कहता हूँ अवाम की खिदमत करना पड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने बड़ा ऐलान भी किया। आप किसी का घर नहीं कराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो, नया जगह पे वापस उनको मुतासरीन को नया जगह नहीं दिया हो तो किसी का घर को कुछ नहीं होगा। KDA चुरंगी के बाद बिलावल भुट्टो शहर के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके सुरजानी टाउन यूसुफ गोट भी गए और मकीनों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। यहाँ के आवाम
के मसाइल में एक साल की अंदर यहाँ के अवाम के मसाइल में बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। आगे भी आप साथ देंगे, आगे भी मजीद बेहतरी होगी इंशाअल्लाह, अगर आप हमारे साथ हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर वज़रा भी मौजूद थे। कैमरामैन मरगूब हुसैन और अली मुशर्रफ के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। समा की गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग की धूम, जियालो के कायद बिलावल भुट्टो जरदारी भी मान गए। माइक हटाने से मदद की अपील तक की कहानी आपको दिखाते हैं। ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइक भी होगा। समा टीवी कभी मस्जिद पाए, फिर आपका माइक भी होगा। समा टीवी कभी मस्जिद पाए, फिर आपका माइक भी होगा। फिर आपका माइक भी होगा। जियाले कायद बिलावल भुट्टो भी समा की गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग के मोतरफ। माजी करीब में पीपी चेयरमैन को समा का सच दिखाना पसंद न आया था। चुपते सवालात पर बिलावल नाराज हो जाते थे। आप आपका बॉसेस को कह दें ना मेरे साथ ज्यादती बंद करे, फिर आपका माइक भी होगा। समा ने सच का सफर जारी रखा, अवाम के मसाइल हुक्मरानों तक पहुंचाए। कराची की तबाही से लेकर सियासी जोड़ तोड़ तक हर खबर लोगों तक पहुंचाई। इंतहाई तकलीफ मनाजर हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी शुरू कर चुके हैं। बिलाखिर बिलावल ने भी तस्लीम कर लिया कि समा ने हकाइक दिखाए और वाकयात की दुरुस्त रिपोर्टिंग की। इसीलिए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी का रवैया तब्दील हुआ और उन्होंने मसाइल उजागर करने के लिए समा से मदद की अपील कर दी। आपका भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए, समा टीवी का भी मदद चाहिए कि अपना हुकूमत से कहे कि सिंध के अवाम डूब रहे हैं, उनका फसल, उनका जान, उनका माल नुकसान में है। जब बिलावल ने माइक हटाया था तब भी समा ने सच दिखाया था। आज भी समा हकाइक बयान कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि MQM, काफ लीग और बेंगल ग्रुप के साथ नून लीग के राबते हैं। हुकूमती इत्तेहादी मशरूत तौर पर उनके साथ चलने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून इन हाउस तब्दीली के बजाय नए इंतखाबात चाहती है। APC में पार्लियामेंट से इस्तीफों का फैसला हुआ तो इस पर अमल करेंगे। समा के नुमाइंदे आरिफ मलिक को इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने मजीद क्या कहा, ये सुन लेते हैं। आप उनकी इत्तेहादियों से भी राब्ते कर रहे हैं? जी, उनसे भी राब्ते हैं। किस किस जमात से राब्ते? बहरहाल वो फिर मैं नाम लूँगा तो फिर आगे से जो है वो फिर जवाब लिया जाएगा, फिर कोई तरदीद करेगा, कोई तौसीक करेगा। मैं नाम ले लेता हूँ। काफ लीग से रब्ता हुआ है? नून लीग का? काफ लीग से हमारा रब्ता है। MQM से? MQM से रब्ता है। बेंगल ग्रुप से? बेंगल ग्रुप से बहुत मौसर रब्ता है। वो आप लोगों को वोट और आपके साथ चलने के लिए भी तैयार है? बहरहाल वो हमारे साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन उनकी कुछ शराइत हैं। APC में आप लोग इस सतह पे जा सकते हैं कि पार्लियामेंट से भी आप लोग PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग इस्तीफ़े दे दें और पीपल्स पार्टी कराची से और सिंध से भी इस्तीफ़े दे दें? इस तरह के भी नहीं, ये तो फिर मुश्तरका फैसला यानी कंसेंसस के साथ अगर ये फैसला होता है तो बिल्कुल मुस्लिम लीग नून जो है वो असम्बली से बाहर आने को तैयार है। तहरीक अदम एतमाद आप लोग लाना चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर? नहीं, हम नहीं लाना चाहते। पीपल्स पार्टी लाना चाहती है? पीपल्स पार्टी की एक सोच है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। नून लीग का तो ये एजेंडा नहीं है कि इन हाउस तब्दीली लाई है। हम तो समझते हैं कि फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए, वो इलेक्शन फ्री होने चाहिए। इस वजह से वो चाहते हैं कि सिंध हुकूमत भी बच जाए और पार्लियामेंट से इस्तीफे भी ना देने पड़ जाए। नहीं, देखिए उनका इस बारे में कोई एक मौक़िफ़ हो सकता है उनका। उनमें से ये रीज़न एक हो सकती है कि सिंध गवर्नमेंट, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें इन हाउस तब्दीली के लिए कोशिश करनी चाहिए। बल्कि मियाँ जो है वो कोई डॉक्टर उनको प्लेटलेट का इंजेक्शन लगाने को तैयार नहीं था कि अगर वो रिएक्शन हो गया या वो ऐसा मामला हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरे ऊपर आ जाएगी। ड्यूरिंग दैट पीरियड जब उनको ये प्लेटलेट्स का जो है वो अटैक हुआ था, तो मसला हुआ था, तो उनको एक हार्ट अटैक हुआ, तो उन्होंने कहा कि जिन सर्जन को यहाँ पे बुलाएगा
किसी ने हाथ लगाने तक की जो है ना वो ज़हमत की, उन्होंने इनकार किया। जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो जो यहाँ पे सर्जन थे हार्ट के, उन्होंने उनका प्रोसीजर करने से इनकार कर दी। वो अपने इलाज की गरज से वहाँ पे हैं और मजबूरन है, वो कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनका इलाज मुकम्मल हो जाए, इंशाअल्लाह ताला अगली अवेलेबल फ़्लाइट से वो वापस आएंगे। तो इसलिए अगर वो वापस आते हैं और वहाँ जेल में उनको वो देखभाल जो घर पे हो सकती है उसका मिलना मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में किसी हादसे से दो चार हो सकते हैं। तो जो कि पार्टी का कोई भी लीडर, कोई भी आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मियां नवाज शरीफ यहाँ पे अगर हो तो फिर तो अच्छा ही अच्छा है ना, यानी इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। हम भी समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ यहाँ पे हो तो अच्छा होगा, लेकिन ये है कि वहाँ यहाँ पे अच्छा हो तो अच्छा होगा ना। अगर यहाँ पे आगे वो खुदा ना खासा जो है वो किसी हादसे से दो चार हो जाए तो फिर क्या अच्छा होगा। उन्होंने क्या कहा मियां साहब ने? उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर पार्टी फैसला करे और अगर आप समझते हैं कि मेरे आने से जो है वो मामला बेहतर हो सकते हैं तो मैं आने को तैयार हूँ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची में गुलशन इकबाल के ग्राउंड से 5 साला बच्ची की तशद्दुद ज़दा लाश मिली है। पुलिस ने बच्ची के अगवा और कत्ल के शुबे में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। लवाहिकीन ने आला हुकाम से मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। शाहनवाज अली रिपोर्ट करेंगे। कराची में इंसानियत सोज वाक़या, 5 साला बच्ची का अगवा के बाद कत्ल। बच्ची की तशद्दुद झुलसी हुई लाश घर के करीब ग्राउंड में वाक़े कचरा कुंडी से मिली। वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया, जिस पर PIB आने और जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। बच्ची के वालिद ने बताया कि बेटी दुकान पर चीज़ लेने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी। केक लेने के लिए गई, फिर जो है ना केक उस दुकान वाले ने दिया, फिर वापस ही घर पे नहीं आया। उधर छानबीन कर रहे लेकिन वहाँ नहीं आया पुलिस। जब हमको लाश मिल गया तब पुलिस आ गई। मुतासरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि बच्ची के अगवा में पड़ोसी मुलविस हैं, क्योंकि इतला देने वाले पड़ोसी नवाज की कमर पर खून भी मिला था। नवाज ने कंपनी पे आया 12 बजे का टाइम पर, उसने दूसरा हमारा गांव वाला है उसको बताया कि भाई यहाँ पर लाश पड़ी है, तुम्हारा काम क्या, ये तो अंधेरा है। तो वो आदमी जो है ना फिर पुलिस ने जो है ना पकड़ के उसका इस तरफ पीछे की तरफ से जो है ना खून लगा हुआ था। पुलिस ने शक की बिना पर छापा मारकर नवाज और उसके बाप को हिरासत में ले लिया। पड़ोसी का एक बेटा अब भी फरार है। पुलिस का कहना है कि बच्ची की लाश तकिए के गिलाफ में मिली है। नवाज के घर में मौजूद तकियों पर गिलाफ नहीं थे। घर को भी धोया गया है। ज्यादती का शुबा है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इब्तिदाई अमल रिपोर्ट के मुताबिक सर पर चोट बच्ची की वजह मौत साबित हुई। मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची के इलाके PIB से बच्ची को अगवा के बाद कत्ल पर इलाका मकीनों और वरसा का यूनिवर्सिटी रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब एहतजाज जारी है। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से। सऊद, ये बताइएगा मुज़ाकरात करने इनसे कोई आया, मुतालबात इनके क्या हैं? जी रमीज, तकरीबन 6 घंटे से ज़ायद इस एहतजाज को गुजर चुके हैं। 2 दफ़ा पुलिस ने मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात किए थे जो नाकाम हुए हैं। अभी भी पुलिस और रेंजर्स मौके पर मौजूद हैं। जो मुज़ाहिरीन हैं इनका मुतालबा है कि मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार ही नहीं, उनको फौरी तौर पर सज़ा भी दी जाए। जब ही एहतजाज ख़त्म होगा तब तक ये एहतजाज चलता रहेगा। इस एहतजाज के बाइस जेल चौरंगी से यूनिवर्सिटी रोड और हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क है मुकम्मल बंद है। जो ट्रैफिक है उसको मुतबादिल रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात की जा रही हैं और अब तक वाज़ेह नहीं हो सका है किस तरह से इसको जो है कत्ल किया गया था, लेकिन 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है और दीगर पहलुओं पर भी काम किया जा रहा है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया सऊद। बर्मिंघम के सिटी सेंटर में 3 घंटे में चाकू जनी की मुतादिद वारदातें, 1 शख्स हलाक जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक भी बताई जाती है। बर्मिंघम सिटी सेंटर के मुख्तलिफ मकामात पर यह वारदात हुई है चाकू जनी की, और ऐसे में बताया जा रहा है कि वारदात 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के दरमियान हुई है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताना है कि चाकू जनी की वारदातों में 1 शख्स हलाक जबकि 7 जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। अस्पताल में तमाम जख्मी ज़ेर इलाज हैं। साथ ही साथ बरतानवी पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े को दहशतगर्दी से मुंसलिक करना इस वक्त कबल वक्त होगा।
खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ है एक ब्रेक का। समा के साथ रहिए।